हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का अकॉर्डिंग टू एलएसएम अप्रोच, जो कि आपके एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर सवाल ये आता है कि सिंगली रिइंफोर्स्ड का मतलब क्या है। देखिए, जहाँ मेरे को बोल दिया गया है सिंगली रिइंफोर्स्ड, तो सिंगली रिइंफोर्स्ड का मतलब होता है एक ऐसी बीम जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेंशन जोन में आपने रिइंफोर्समेंट दिया है। मतलब मैं लिख सकता हूँ दैट रिइंफोर्समेंट इज गिवन, reinforcement is given only in the tension zone, only in the tension zone। अच्छा, टेंशन जोन कहाँ आता है? तो भैया जो नीचे वाला पोर्शन है आपके बीम का, वहां पर टेंशन देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि अगर ये आपके बीम का क्रॉस सेक्शन है तो आप जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ नीचे प्रोवाइड कर रहे हो। यहाँ लेट अस सपोज ये है आपके रिइंफोर्समेंट बार्स। ठीक है सर, चलिए इतनी बात तो समझ में आती है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर बार्स है, इन बार्स का जो टोटल एरिया है, इस टोटल एरिया को हम लोग यहाँ पर डिनोट कर देते हैं एज कैपिटल AST। इसका मतलब क्या है? दैट इज द एरिया ऑफ स्टील। बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो इस स्टील के एरिया की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, इसी के अलावा अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, इस बीम की जो विड्थ है दैट इज B है, और इसकी जो टोटल डेप्थ है दैट इज कैपिटल D है। लेकिन जो हमने रिइंफोर्समेंट दिया है, रिइंफोर्समेंट हमने बॉटम पर नहीं बल्कि थोड़ा सा कवर छोड़ते हुए दिया है। ये कवर क्यों छोड़ा है? कवर कहाँ दिख रहा है? तो देखिए भैया, ये दिख रहा है कवर, ये पोर्शन कवर दिख रहा है। ये कवर क्यों छोड़ा है? दिस इज फॉर ड्यूरेबिलिटी ऑफ द बीम। अब ये ड्यूरेबिलिटी ऑफ बीम के लिए कितना कवर दिया जाना चाहिए, इसके लिए मैं आपको आगे वैल्यूज बता दूंगा। बट अब बात करते हैं एनालिसिस की। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर याद करना होगा स्ट्रेन डायग्राम। अब स्ट्रेन डायग्राम याद करने की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज स्ट्रेन डायग्राम आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। पहले कहाँ? तो भैया हमने इसके पहले एजम्पशंस देखे, तो आप बोला था कि भाई जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगा कंक्रीट में दैट विल बी इक्वल्स टू बी 0.0035। एंड ऑब्वियसली बात है, न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेन की वैल्यू 0 रहेगी। सो अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ इस तरह का एक ट्रायंगुलर वेरिएशन देखने को मिल रहा है। अब आप बोलोगे सर ये लीनियर ही होगा, ऐसा कैसे बोल सकते हो? मतलब ये जो वेरिएशन है, दिस वेरिएशन इज लीनियर, आपने ऐसा कैसे मान लिया? भैया ये एजम्पशन हमारा फर्स्ट एजम्पशन था, दैट प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग विल रिमेन प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग। इसके बेसिस पे हमने क्या बोला था कि भैया स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेन कैसा वेरी करेगा? स्ट्रेन विल वेरी लीनियरली। ठीक है। अब यहां पर इतनी बात तो क्लियर है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर वैल्यू दिख रही है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेन दैट इज एट द लेवल ऑफ द रिइंफोर्समेंट। अब रिइंफोर्समेंट किसका है? स्टील का है। तो आपको ये चीज पता है क्या कि स्टील में मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होना था? याद होगा बिल्कुल, प्रूफ स्ट्रेन प्लस इलास्टिक स्ट्रेन। तो यहां जो स्ट्रेन होगा वो कितना हो जाएगा? प्रूफ स्ट्रेन दैट इज टेकन एज 0.002 plus elastic strain in the steel is nothing but that is 0.87 Fy divided by ES। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर है। ये दोनों ही पॉइंट, बल्कि इवन जो तीसरा पॉइंट था कि लीनियर वेरिएशन रहेगा, ये तीनों पॉइंट हमने एजम्पशंस में ही पढ़े थे। फिर इसी के अलावा अगर मैं यहाँ ड्रॉ करना चाहता हूँ स्ट्रेस डायग्राम, तो देखिए स्ट्रेस डायग्राम भी मैंने आप लोगों को इसके पहले बताया है। अब आप बोलेंगे सर स्ट्रेस डायग्राम कहाँ बताया? तो देखो भैया, मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम जो स्ट्रेस है हमारे कंक्रीट में, सबसे पहले कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आ सकता है एट द फील्ड? तो दैट इज नथिंग बट दैट इज 0.67 FCK। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपना पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज कर लेता था तो 0.67 FCK को जब मैं यहाँ पर 1.5 से डिवाइड कर देता था तो वैल्यू मिल जाती थी मेरे को 0.446
FCK. So this is the maximum design stress. This is the maximum design stress in concrete. ये भी मैं आपको बता चुका हूं. तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं इधर टॉप पर, यहां टॉप पर मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 0.446 FCK. ये हमको ऑलरेडी पता है. अच्छा, इसके अलावा ये न्यूट्रल एक्सिस तक आते आते स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो जाएगी. वेरिएशन कैसा रहेगा स्ट्रेस का, ये भी मैं बता चुका हूं कि भैया पहले पैराबोलिक रहेगा, उसके बाद में जाकर रेक्टेंगुलर बन जाएगा. तो यहां से ये आपका वेरिएशन लेट सपोज पहले था रेक्टेंगुलर और बाद में यहां पर पैराबोलिक पोर्शन देखने को मिल रहा है. ठीक है, इसको स्मूथली ज्वाइन करता हूं क्योंकि कर्व तो एक ही है. ठीक है, लेट सपोज कि यहां तक मेरा जो कर्व है वो रेक्टेंगुलर है. तो अब याद होगा आप लोगों को कि भाई हमने ये जब एजम्पशन बोला था तो रेक्टेंगुलर तक का स्ट्रेन भी बताया था. रेक्टेंगुलर तक का स्ट्रेन मतलब यहां जो स्ट्रेन था दैट वाज 0.002, याद है. अच्छा, यहां तक का जो पोर्शन है मैं इसको एक काम करता हूं, बेटर रहेगा कि मैं इसको कलर ही अलग अलग दे देता हूं, है ना. एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है और दूसरा है आपका पैराबोलिक पोर्शन. ठीक है ना, तो पैराबोलिक पोर्शन को अलग कलर दे दिया है. ठीक है, चलिए इतनी बात तो क्लियर है. लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है कि मुझे ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कितनी डेप्थ में रेक्टेंगुलर पोर्शन है और कितनी डेप्थ में आपका पैराबोलिक पोर्शन है. तो मैं मान लेता हूं दिस डेप्थ इज x1 और ये डेप्थ है आपकी x2. ठीक है, देखिए ये है हमारी न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ. ठीक है, तो अब ये जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है इसको मैं लिख देता हूं अगर XU, तो मुझे ये चीज क्लियरली समझ में आती है कि XU एक्चुअली समेशन ऑफ x1 एंड x2 होगा. हाँ, मुझे x1 और x2 निकालना है, लेकिन मैं इसको निकालने के लिए ये स्ट्रेस डायग्राम ना यूज करते हुए ये स्ट्रेन डायग्राम यूज करूंगा. तो अब चलिए देखते हैं स्ट्रेन डायग्राम का यूज कैसे करते हुए मुझे यहाँ पर x1 और x2 निकालने हैं. तो स्ट्रेन डायग्राम में मैंने यहां पर क्या देखा, दैट दिस इज योर स्ट्रेन डायग्राम जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेन कितना था, दैट वाज 0.0035 और ये यहां से 0 से स्टार्ट होता था और मैक्सिमम तक पहुंचता था. ठीक है, इसके अलावा फिर मैंने यहां पर देखा ये एक वैल्यू आई थी 0.002 की. ठीक है, और ये जो टोटल हमारा XU था इसको मैंने डिवाइड करा था x1 और x2 में. ठीक है, तो अब यहां पर देखो जरा ABC, एक ट्रायंगल तो ABC दिख रहा है और दूसरा पॉइंट यहां पर ट्रायंगल क्या दिख रहा है, ADE. क्या बोल सकता हूं, that as triangle ABC and triangle your ADE are similar. तो इनकी जो साइड्स का रेशियो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना. तो यहां पर देखिए अब सबसे पहले बेस का रेशियो देखिए 0.0035 और 0.002. ठीक है, दिस शुड बी इक्वल्स टू बी. अच्छा, यहां पर ये बताओ कि ये जो टोटल डेप्थ है इसको क्या लिखा था मैंने, एज XU. ठीक है, तो अगर 0.0035 मैं बोल रहा हूं बेस है तो वो किसका है, ये बड़े वाले ट्रायंगल का. तो बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट बताओ कितनी है, दैट इज XU. ठीक है, तो बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट दैट इज XU. छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है, 0.002 वाला, इसकी हाइट बोलो जरा, x1 है. सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, दैट द वैल्यू ऑफ x1 is nothing but that is equals to be 220 divided by 35 into XU. मतलब अगर मैं यहाँ पर 5 से कैंसिल आउट करता हूँ इसको, तो दिस विल कम अप टू बी एज इक्वल्स टू बी 4/7 टाइम्स ऑफ XU. इन द सेम वे अगर मैं x2 की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा, XU माइनस x1, है ना. तो XU माइनस 4/7 टाइम्स ऑफ XU इज इक्वल्स टू बी क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू बी 3/7 टाइम्स ऑफ XU. तो देखो मुझे यहाँ पर क्या मिल गया है, x1 और x2 की वैल्यूज मिल गई है. एंड ऑब्वियसली बात है ये जो वैल्यूज थी ना ये जरूरी थी मेरे लिए, बिकॉज अगर मैं कोई भी कैलकुलेशन करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे पहले डायमेंशंस पता होने चाहिए मेरे डायग्राम में. ठीक है, तो अब डायग्राम में डायमेंशंस क्यों निकालने हैं, तो भैया कौन से डायग्राम की बात कर रहा हूं, अब मैं जरा यहाँ पर ध्यान से सुनना. अब मैं बात कर रहा हूं अपने स्ट्रेस डायग्राम की. तो देखो भैया मैक्सिमम स्ट्रेस कितना था, दैट वाज 0.446
FCK, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, ऊपर वाला पोर्शन रेक्टेंगुलर और ये वाला पोर्शन आपका कैसा था, पैराबोला था। इसको मैंने यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड करा था, है ना। कलर भी दे दिए थे, तो चलो कलर भी देकर दिखा देता हूँ, याद दिला देता हूँ, बिकॉज जो डायग्राम था वो पिछली वाली स्लाइड में था, ठीक है। अब सुनिए जरा, ये जो पर्टिकुलर डायग्राम बनाया है, दिस इज द स्ट्रेस डायग्राम, बट स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो ऑब्वियस सी बात है ये स्ट्रेस का डायग्राम है, लेकिन मुझे अगर मैं यहाँ पर फोर्स निकालना चाहता हूँ तो नेक्स्ट काम कर लेते हैं, दैट हाउ टू एस्टिमेट द कंप्रेसिव फोर्स, एस्टिमेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। तो अब कंप्रेसिव फोर्स निकालना है, उसके लिए मैं यहाँ पर ये एज्यूम कर लेता हूँ, भैया अगर मेरा डायग्राम दो पार्ट में डिवाइडेड है तो इस डायग्राम में भी दो हमारे फोर्सेस लग रहे होंगे। पहला है, लेट अस सपोज C2 लिख देता हूँ इसको, बिकॉज X2 लिखा था इसके लिए, और इधर लिख लेता हूँ एज योर C1, ठीक है। तो ये दो कंप्रेसिव फोर्सेस हैं। टोटल कंप्रेसिव फोर्स जो आएगा, टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा, इन दोनों का समीशन हो जाएगा, है ना। लेकिन C1 और C2 मेरे को पहले इंडिविजुअली अलग अलग निकालने पड़ेंगे, और C1 और C2 होंगे क्या, तो दिस C1 एंड C2 फोर्स इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी द एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। अब कोई अगर यहाँ पर भूल गया हो कि भैया ये जो पड़ोस में डायग्राम बनाया दिख रहा है ये स्ट्रेस डायग्राम ही है, ठीक है, तो इसी का तो मुझे एरिया निकालना है, याद है। अच्छा, इसके अलावा फिर मैंने यहाँ पर क्या बोला, x1 मतलब ये वैल्यू क्या थी, दिस इज इक्वल्स टू बी 4/7 टाइम्स ऑफ xu, और ये वैल्यू क्या थी, दिस इज नथिंग बट दिस इज 3/7 टाइम्स ऑफ xu। तो ये डायमेंशन भी पता होनी चाहिए थी, तभी जाकर मैं एरिया निकाल पाता, इसलिए मैंने पहले ये डायमेंशंस निकाली x1 और x2 की वैल्यूज, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर C1 क्या है, दैट इज द डायग्राम, दैट इज द एरिया ऑफ पैराबोला, that is the area of parabola। अब area of parabola क्या होता है, that is nothing but that is 2/3 of length and width का प्रोडक्ट, ठीक है। तब जरा देखिए यहाँ पर width की वैल्यू क्या है, that is b, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लेंथ देखता हूँ तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी ये, लेंथ क्या हो जाएगी ये। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू बी और 4/7 ऑफ xu, ठीक है। बट सर इसके अलावा यहाँ पर मुझे एवरेज वैल्यू भी तो लिखनी है, मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, ये स्ट्रेस की वैल्यू भी तो लिखनी है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस की वैल्यू क्या दिख रही है, 0.446 FCK, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ कि भैया इसका प्रोडक्ट करके एडिशन करना है क्या, तो अभी रहने तो बाद में करते हैं, आई होप शायद कैलकुलेशन समझ में आ गई है। C2 की बात करें तो दैट इज नथिंग बट दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रहेगा, येलो कलर का रेक्टेंगल जो दिख रहा है ना। अब रेक्टेंगल का एरिया सिंपली विड्थ इंटू हाइट होता है, तो विड्थ इंटू हाइट इज नथिंग बट दैट इज 3/7 xu, एंड जो स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पर दिख रही है दैट इज इक्वल्स टू बी 0.446 FCK है। तो अगर मैं यहाँ पर आप टोटल कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू निकालूंगा, दैट इज C1 प्लस C2 की वैल्यू निकालूंगा, दोनों को आप एडिशन यहाँ पर कर सकते हो। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं अभी फिलहाल आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। जो टोटल वैल्यू आएगी दैट विल कम अप टू बी इक्वल्स टू बी 0.36 FCK इंटू B इंटू XU, ठीक है। तो ये वैल्यू बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यूज बिल्कुल आपके काम आने वाली है। कैसे आई है ये वैल्यू, डेरिवेशन पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन हाँ फाइनली वैल्यू भी याद होनी चाहिए आपको। चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर, देखिए जैसा मैंने आपको बोला दो अलग अलग कंप्रेसिव फोर्सेस हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, बट ऐसा तो है नहीं कि दो अलग अलग ही हमें कैलकुलेट करना है, हमें तो ओवरऑल कैलकुलेट करना है। तो लेट अस सपोज कि जो ओवरऑल C है वो यहाँ कहीं से एक्ट कर रहा है, ये यहाँ कहीं से एक्ट कर रहा है, दिस इज योर ओवरऑल C। तो ओवरऑल C जो है वो कितनी डेप्थ पर है, मतलब ओवरऑल कंप्रेशन कितनी डेप्थ पर है, x बार डेप्थ पर है, जिसकी वैल्यू मुझे अब यहाँ पर निकालनी है। तो अगर आप लोगों ने कैलकुलेशन करना सीखा हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, मतलब सेंटर ऑफ फोर्सेस निकालते थे आप, क्योंकि ग्रेविटेशनल भी क्या है, फोर्स है। तो यहाँ से अगर मैं x बार की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो x बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू बी C1 इंटू A1 प्लस C2 इंटू A2 अपॉन C1 प्लस C2,
ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, देखिए A1 की वैल्यू क्या है, A1 मतलब क्या है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ योर C1 का नीचे है ना। तो भैया एक बात बताओ, ये जो पर्टिकुलर फोर्स है ये कहाँ एक्ट करेगा, पैराबोला के लिए, एट द CG ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो CG ऑफ द पैराबोला कहाँ होता है, 3/8 ऑफ योर डिस्टेंस क्या है, दैट इज योर x1, ये है x1। ठीक है, तो इसके 3/8 पर होगा CG ऑफ द पैराबोला यहाँ। ठीक है, बट वहीं अगर मैं बात करता हूँ C2 कहाँ ऐड करेगा, तो CG ऑफ द रेक्टेंगल पे, मतलब x2/2। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, C1 और C2 की वैल्यूज मैं यहाँ पर पूरी नहीं लिख रहा हूँ, C1 को C1 ही लिखने देता हूँ, लेकिन ये बताओ A1 की वैल्यू क्या होगी। ध्यान देना, मैं जो भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ से कर रहा हूँ टॉप लेवल से, तो वो क्या हो जाएगा, x2 प्लस 3/8 x1। क्या बोल रहा हूँ वापस से सुनो, C1 यहाँ एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे C1 का डिस्टेंस कहाँ से लेना है, टॉप से, तो उसमें दो डिस्टेंस आएंगे, पहला तो x2 आएगा और दूसरा आएगा ये पैराबोला के CG का डिस्टेंस। तो पैराबोला के CG का डिस्टेंस क्या होता है, 3/8 ऑफ x1। ठीक है, तो इधर लिख देता हूँ, दैट इज x2 प्लस 3/8 ऑफ x1 प्लस C2 का डिस्टेंस कितना है, तो दैट इज x2/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अच्छा, C1 C2 की वैल्यूज देखो भैया, ये लिखी है, वैल्यूज पुट कर लेना, C2 की वैल्यू ये रखी है, x1 x2 की वैल्यूज ये देखो, ये रही x1, ये रही x2। सब कैलकुलेशन अभी अभी करिए, ऐसा मत बोलना कि सर ये कहाँ से लिखेंगे, है ना, सब अभी अभी कर रहा है अपन ने और करके बताया है मैंने। तो अगर इसको फाइनली यहाँ से आप कैलकुलेट करते हो तो x बार की वैल्यू आपको मिल जाती है, दैट x बार विल कम अप टू बी इक्वल्स टू बी 0.42 टाइम्स ऑफ XU। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपके पास रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, लेकिन हाँ, सिर्फ रिजल्ट रटवाने से बेहतर था कि मैं आपको ये समझाऊं कि ये रिजल्ट आया कैसे है। ठीक है, तो वो समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया कि भैया कैसे कैलकुलेशन करनी है। लेकिन हाँ सर, इसी के अलावा मुझे यहाँ पर एक और कैलकुलेशन सीखनी चाहिए। अब वो एक और कैलकुलेशन क्या है, तो नेक्स्ट कैलकुलेशन है कि भैया मेरे को यहाँ पर टेंसाइल फोर्स पता होना चाहिए और मुझे लीवर आर्म और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो चलिए उसके लिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अगली स्लाइड यहाँ पर मुझे सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंसाइल फोर्स। देखिए टेंसाइल फोर्स क्या होगा, अगेन दैट विल बी स्ट्रेस इनटू एरिया, है ना। तो भैया अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ टेंसाइल फोर्स इज नथिंग बट दैट इज द स्ट्रेस इन द स्टील इनटू एरिया ऑफ द स्टील। अब देखो स्ट्रेस इन द स्टील कितना था, दैट इज इक्वल्स टू 0.87 टाइम्स ऑफ Fy। ठीक है, और एरिया ऑफ स्टील कितना है, दैट इज AST। तो सिंपली वैल्यू आ गई। लेकिन अब एक बात बताओ, ये जो टेंसाइल फोर्स है ये कहाँ एक्ट करेगा, तो विल एक्ट एट द CG ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर याद करूं, मैंने जो स्टील दिया था वो कहाँ दिया था, मैंने स्टील दिया था बॉटम वाली लेयर के पास, यहां दिया था, है ना। तो इसका CG यहां होगा। ठीक है, तो लेट अस सपोज इधर एक्ट कर रहा है आपका टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा था, तो कंप्रेसिव फोर्स यहां एक्ट कर रहा था। अच्छा सर, कंप्रेसिव फोर्स कितने डिस्टेंस नीचे था यहां से टॉप से, तो दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x बार। कितने डिस्टेंस नीचे था, x बार डिस्टेंस नीचे था। फिर मैंने आपको क्या बोला था कि भी ये टॉप से लेकर जो रेनफोर्समेंट का सेंटर है इसको मैंने लिखा था स्मॉल d, पहले ही लिख चुका हूं, और टोटल जो डेप्थ थी उसको लिखा था कैपिटल D। ठीक है, तो अगर मैं आपको पूछता हूं कि भैया ये जो टेंशन है इसको मैंने F लिख दिया है यहाँ पर, इसको मैं T लिख देता हूं। ठीक है, तो अब ये बताओ जरा मेरे को ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर स्मॉल d। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पर आपको पूछता हूं दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीवर आर्म, तो लीवर आर्म इज नथिंग बट दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द कंप्रेसिव फोर्स एंड द टोटल एंड द टेंसाइल फोर्स। तो अगर यहां पर देखिए तो दिस इज योर लीवर आर्म। ठीक है, लीवर आर्म की डेफिनेशन भी आप लोगों के लिए लिख देता हूं दैट व्हाट इज लीवर आर्म, what is lever arm? Lever arm is nothing but that is the perpendicular distance between compressive force, line of action of compressive force
एंड टेंसाइल फोर्स। तो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसको मैंने यहाँ पर लीवर आर्म लिखा है, और लीवर आर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू बी डी माइनस एक्स बार। अच्छा, एक्स बार की वैल्यू कितनी थी, दैट वाज डी माइनस 0.42 टाइम्स ऑफ एक्स यू। ठीक है, तो आई होप शायद यहां से बातें क्लियर है, लीवर आर्म की वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसी के अलावा आपको कभी पूछ लेता भाई मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछा जाता है आपको न्यूमेरिकल्स में। तो अगर कभी वहां पर वो ये पूछ लेता है दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो भाई मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, मोमेंट की बात हो रही है, इसका मतलब दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स इनटू your lever arm. So what is the moment of resistance? Moment of resistance is nothing but that is force into lever arm. अब फोर्स आप कौन सा ले रहे हो, लेट अस सपोज कंप्रेसिव फोर्स ले लेते हो, तो कंप्रेसिव फोर्स टोटल सी की वैल्यू क्या थी, 0.36 इंटू एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स यू, और लीवर आर्म की वैल्यू क्या थी मेरे पास, दैट इज इक्वल टू बी डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू। तो ये आ गया मेरे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा सर आप बोलोगे सर फोर्स में जरूरी है क्या कि कंप्रेसिव फोर्स ही लूं, नहीं भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर मैं टेंसाइल से निकालता हूं तो टेंसाइल फोर्स की वैल्यू कितनी थी, दैट वाज 0.87 टाइम्स ऑफ योर एफ वाई इंटू एरिया ऑफ स्टील इंटू अगेन डी माइनस 0.42 एक्स यू इज योर लीवर आर्म। क्या सर ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करा जा सकता है, हाँ भाई दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। देखो ऊपर वाला कंप्रेसिव फोर्स से निकाला, नीचे वाला टेंसाइल फोर्स से निकाला है, और जैसा मैंने अभी आपको बोला दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हो। थोड़ा और इसको क्लैरिफाई कर देता हूं ये बोलकर कि भैया ये दोनों इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आनी चाहिए थी कि भैया ये दोनों इक्वल ही होते हैं, आप दोनों में से किसी से भी निकाल लो वैल्यू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की, चलेगा। ठीक है, तो ये सब याद रखना है, बिकॉज देखो न्यूमेरिकल्स को जल्दी करना है ना, तो जल्दी करने के लिए एक ही तरीका है। एक तो तरीका क्या है, जो आप अपनी थोड़ी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ा दो, है ना, लेकिन ज्यादा कारगर तरीका क्या है, भैया पहले फॉर्मूला याद हो आपको, तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। एंड फॉर्मूला आता कैसे है, देखो मैं तो आपको बस इतना बता सकता था कि फॉर्मूला आता कैसे है। फॉर्मूला याद रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। बट इस सेशन को अभी फिलहाल एंड नहीं करना है, बिकॉज अगर आप इस फॉर्मूले को देखते हैं तो एफसीके तो पता है हमें, बी भी पता है, या आप एज्यूम करोगे, या हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो, लेकिन एक्सयू की वैल्यू यहाँ पर अभी भी कैलकुलेट करना हमारे लिए बाकी है। तो ऑब्वियसली बात है सेशन में हम लोग यहाँ पर अब जो नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ योर न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस वैसे तो वेरी कर सकती है अलग अलग केसेस में, लेकिन हम जो यहाँ पर स्टडी करेंगे दैट विल बी द लिमिटिंग केस। सो यहाँ अब मैं लिख देता हूँ हमारा टॉपिक क्या है, दैट इज द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो अब देखिए लिमिटिंग डेप्थ क्या होती है। हम यहाँ पर दो मटेरियल्स यूज कर रहे हैं अपने बीम में, पहला तो है कंक्रीट फॉर द कंप्रेशन और दूसरा है हमारा स्टील फॉर द टेंशन। दोनों में ही धीरे धीरे स्ट्रेसेस इंक्रीज करेंगे, बट मेरी यहाँ पर कोशिश होगी कि मैं दोनों की मैक्सिमम पावर का यूज कर लूँ। मैक्सिमम पावर का मतलब कि दोनों में ही मैक्सिमम जितने भी परमिसिबल स्ट्रेसेस है वो एक साथ रीच करें, है ना। सो अगर यहाँ पर मैं बोलता हूँ एक्सयू लिमिटिंग की डेफिनेशन क्या होगी, तो जैसा मैंने अभी आपको बोला, दिस इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। व्हाट इज दिस, दिस इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एट विच टू मटेरियल्स, कौन कौन से मटेरियल्स हैं, एट विच कॉन्क्रीट एंड स्टील बोथ reaches their maximum permissible stresses, and causes their yielding simultaneously.
ठीक है सर, चलिए यहाँ पर ये चीज़ समझ में आती है। और ऑब्वियसली बात है, अगर मैक्सिमम स्ट्रेसेस हैं तो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेन भी रहेगा। स्ट्रेन का डायग्राम इसलिए चूज कर रहा हूँ बिकॉज स्ट्रेन का जो वेरिएशन था दैट वाज लीनियर, इसीलिए अगर मैं यहाँ पर ये डायग्राम कंसीडर करूँ, देखो भाई मैक्सिमम स्ट्रेन इन द कंक्रीट कितना था, दैट वाज 0.0035, और स्टील में अगर मैं बात करता हूँ तो दैट वाज 0.02 प्लस 0.87 FY डिवाइडेड बाय ES। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पर ये है हमारी XU लिमिटिंग, दिस इज योर XU लिमिटिंग। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है ये जो टोटल डिस्टेंस था दिस वाज D, तो नीचे से जो पोर्शन बच जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू बी D माइनस XU लिमिटिंग। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पर अपने सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज का यूज करूँ, सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज का यूज करता हूं, तो ऑब्वियसली बात है रेशियो ऑफ द साइड्स विल बी इक्वल। तो सबसे पहले रेशियो ऑफ साइड्स 0.0035, एक बेस दिख रहा है और दूसरा बेस दिख रहा है 0.002। अब 0.0035 वाले ट्रायंगल का अगर हाइट देखूं तो दैट इज XU लिमिटिंग है, और दूसरे की अगर मैं बात करूंगा तो दैट इज नथिंग बट, अच्छा ये 0.002 नहीं है, पूरा लिखा जाए है ना, 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइडेड बाय ES है। अच्छा, दूसरे के लिए क्या था, D माइनस XU लिमिटिंग। ठीक है, तो अगर मैं इसको अब कैलकुलेट करता हूं तो मेरे को यहां से XU लिमिटिंग की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या आता है मैं वो आपको बता देता हूं, है ना, क्योंकि देखो पूरी यहाँ पर कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, आपको शुरू वाली पहली स्टेप पता होनी चाहिए और लास्ट में फाइनली आंसर क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। बाकी हाँ, बीच की जो कैलकुलेशन है वो आप लोग खुद भी यहाँ पर कर सकते हो। फाइनली जो XU लिमिटिंग का फॉर्मूला आता है दैट इज 700 डिवाइडेड बाय 1100 प्लस 0.87 FY इंटू D। हाँ, यहाँ पर मैंने अपने ES की वैल्यू ऑलरेडी पुट कर दी। ES इज नथिंग बट दैट इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, जिसकी वैल्यू ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड नहीं करती है ना। अब देखो ये जो पर्टिकुलर ब्रैकेट में जो टर्म दिख रही है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टील पर डिपेंड कर रही है, इसलिए इसको तो मैंने लिख दिया है K, लेकिन K की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, K डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ स्टील। ये मुझे यहाँ पर पता चल चुका है। तो सर K की वैल्यू कितनी होती है ये डिपेंड करेगी FY पर, लेकिन अगर मैं अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील की बात करता हूँ तो K की वैल्यूज भी अलग अलग हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप यूज कर रहे हो Fe250, तो Fe250 बिल्कुल याद होगा आप लोगों को, दैट इज द माइल्ड स्टील, तो K की वैल्यू इसके लिए होती है 0.53। एंड अगर आप Fe415 HYSD बार यूज कर रहे हो तो उसके लिए वैल्यू होती है 0.48, और अगर आप Fe500 यूज कर रहे हो तो उसके लिए वैल्यू होती है 0.46। ठीक है सर। अच्छा, इसी के अलावा अगर आप लोगों को याद हो तो हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकाला था, है ना। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आया था, दैट वाज 0.36 योर FCK इंटू B इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 XU। ठीक है, और अगर ये तो कंप्रेशन के हिसाब से था, टेंशन के हिसाब से क्या आया था 0.87 FY एरिया ऑफ स्टील इंटू D माइनस 0.42 XU, है ना। लेकिन अगर मैं यहां पर XU की जगह XU लिमिटिंग पुट करता हूं, पुट XU लिमिटिंग in place of your XU, है ना। तो अब देखो XU लिमिटिंग की वैल्यू क्या होगी, तो भैया देखो ये है हमारा XU लिमिटिंग, फॉर्मूला क्या है K इंटू D, वैल्यू पुट करोगे आप 0.53D या फिर 0.48D या फिर आप पुट करोगे 0.46D। ठीक है, कहाँ पुट करोगे, इन फॉर्मूलेज में। तो आपको अब जो यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा उसको मैं लिख दूंगा एज MU लिमिटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अब बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए MU लिमिटिंग की वैल्यू क्या आती है, दैट कम्स अप एज 0.148 FCK BD²। ठीक है, बट ये कब आती है, जब आप XU की वैल्यू पुट करते हो 0.53D, मतलब K की वैल्यू लिखते हो आप अपनी 0.53। लेकिन अगर यहाँ पर आप K की बात करेंगे तो भैया 0.48 भी ली जाती है, तो वैल्यू आ जाती 0.138 FCK BD²। अगर K की वैल्यू क्या है 0.48।
इन द सेम वे mu लिमिटिंग का फॉर्मूला बन जाता है इक्वल्स टू बी 0.133 FCKBD²। अगर आपका k की वैल्यू क्या है 0.46। देखो भैया ये सब फॉर्मूलेस आपको याद होंगे तो आप शायद एग्जाम में क्वेश्चंस थोड़े फास्ट कर पाओगे। बनते कैसे है फॉर्मूले वो जानना अलग चीज है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में फटाफट कर पाना है ना, ये इस पर डिपेंड करेगा कि फॉर्मूलेज कितना बेहतर रूप से आपको याद है। तो फॉर्मूलेज याद करने का काम बिल्कुल आप लोगों का है, लेकिन हाँ बेसिक कंसेप्ट को भी ध्यान रखिएगा, बिकॉज अगर मेंस कन्वेंशनल के क्वेश्चन है या फिर अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चन पूछ लेता है राइट फ्रॉम द स्टेप्स तो फिर बिल्कुल आप लोग फंस सकते हो। डायरेक्ट न्यूमेरिकल होगा तो बिल्कुल फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ेगी आपको। तो या तो देखो सभी कुछ करना है, लेकिन बेसिक तरीका क्या है, दैट इज जस्ट द रिविजन। और ये सारे के सारे फॉर्मूलेज आपके सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के एनालिसिस से रिलेटेड थे, इसलिए ये सारे फॉर्मूले सारे स्टेप्स मैंने एक ही पर्टिकुलर सेशन में आपको कवर अप करवाई है। बार बार रिवाइज करिएगा, याद रखिएगा, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर सेशन था आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फिलहाल सेशन को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स अभी शुरू नहीं होंगे बिकॉज अभी कुछ और पोर्शन और बाकी है जो आपको पढ़ना है फॉर द बीम्स, बट फिलहाल सेशन को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।